वर्ष 2003 में शुरू होती है और हम सोनिया नाम की एक महिला और उसकी बेटी क्लेयर को उनकी हवेली में आते हुए देखते हैं। क्लेयर अपने पिता हेनरी से मिलना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसके व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए उसे देखने से इनकार कर देती है। पता चला कि हेनरी मिनोस नामक कंपनी के लिए काम करता है जो एस्केप रूम डिजाइन करती है। वे जीवित रहने के खेल आयोजित करने के लिए लोगों को उन कमरों में फंसाते हैं, जबकि अमीर लोग विजेताओं पर दांव लगाते हैं। बाद में सोनिया अपने पति के कार्यालय में जाती है और अपने रिश्ते को खत्म करने की इच्छा व्यक्त करती है। इससे पता चलता है कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं है। हेनरी, जो पहले से ही अपने काम से निराश है, उससे थोड़ी सांस लेने के लिए कहता है और वे 1 घंटे में बात करेंगे। हेनरी कहते हैं, आप इस कमरे से भाग नहीं सकते। परिणाम स्वरूप वह तेजी से तैरने जाती है और फिर अपने सोना कमरे में चली जाती है। वहां आराम करते समय दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और हर कुछ सेकंड में तापमान बढ़ने लगता है, जिससे वह घबरा जाती है। कुछ क्षण बाद भाप से भरे दरवाजे पर कुछ पहेलियां दिखाई देती हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका पति मौत का खेल खेल रहा है, उसके साथ खेल। हालांकि घबराहट से भरी हुई सोनिया बेचैन होकर कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है। वह अंततः पहेली को सुलझा लेती है और लावा चट्टानों में से एक के नीचे छिपा हुआ एक चुंबक ढूंढती है। वह इसका उपयोग दरवाजे को बंद करने वाली धातु की सलाखों को खोलने के लिए करती है। सोनिया उनमें से 2 को गिराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन आखिरी को आगे बढ़ाते समय उसके फेफड़े जवाब दे देते हैं, जिससे सोना के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। दृश्य वर्तमान समय में कट जाता है और हमारा परिचय जो डेविस और बेन मिलर से होता है, जो पूर्व जीवित बचे थे। क्लेयर को देखते हैं, जो अब बड़ा हो गया है और मिनोस के लिए काम करता है। हालांकि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध लगता है, क्योंकि उसे एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया गया है और उसे अपने पिता के लिए भागने के लिए कमरे बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। आकाश भागने वाले कमरों की प्रदर्शनी जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हेनरी पूर्व बचे लोगों को मारने की योजना बना रहा। क्लेयर अपने पिता के खिलाफ तर्क देते हुए कहती है कि वह जो को समझती है, क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि अपनी मां को खोना कैसा होता है। हालांकि पिताजी अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। अन्यत्र जैसे ही बेन और जो एक उड़ान में चढ़ने की तैयारी करते हैं, बेन को पीटीएसडी का अनुभव होता है, जब कुछ साल पहले उसकी मां की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इससे वह इतनी असहज हो जाती है कि आखिरी वक्त पर फ्लाइट में चढ़ने से इनकार कर देती है। इसके बाद वे एक कार किराए पर लेते हैं और इसके बजाय वहां ड्राइव करने का विकल्प चुनते हैं। घंटों की ड्राइविंग के बाद दोनों एक रात बिताने के लिए एक होटल में रुके। आधी रात को बेन को एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसे कमरा हिलता हुआ महसूस होता है और छत धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। जैसे जैसे स्थिति तीव्र होती जाती है, वह अचानक ठंडे पसीने के साथ इससे बाहर निकल आता है। किसी कारणवश उसमें एक अजीब सी परेशानी भी है। फिर दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अंततः एक गली के भीतर कथित मिनोस सुविधा तक पहुंचते हैं। हालांकि मुख्यालय का कोई निशान नहीं है, जो बेन से उस स्थान के चारों ओर देखने का आग्रह करता है। इस दौरान एक स्थानीय ठग उनके पास आता है, जो का हार छीनकर भाग जाता है, जो उसकी मां की एक भावुक चीज है। वे सड़कों पर और मेट्रो स्टेशन तक ठग का पीछा करते हैं और उन्हें एक ट्रेन कार तक ले जाते हैं। हालांकि ठग भाग जाता है, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं और सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। दोनों अगले स्टेशन पर उतरकर इमारत में लौटने की योजना बनाते हैं। कुछ ही समय बाद बेन और जो को ट्रेन कार के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ, खासकर अजीब आवाजें। परिणाम स्वरूप वे कंडक्टर के स्टेशन की जांच करते हैं और अंदर किसी को नहीं पाते हैं। जल्द ही उनकी ट्रेन कार बाकी हिस्सों से अलग हो जाती है और उसे एक दूरस्थ स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां उसे रोकने के लिए कोई बटन नहीं होता है। जो और बेन के साथ 4 अन्य यात्री हैं, राचेल, ब्रायना, नाथन और थियो, जो एस्केप रूम के पूर्व बचे हुए लोग भी हैं। ट्रेन एक सिरे पर रुकती है, जिससे वे पूरी कार पर गिर जाते हैं। जैसे ही वे खुद को इकट्ठा करते हैं, ट्रेन विद्युतीकृत हो जाती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वे एक बार फिर मिनोस डेडली में है। खेल। थियो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए घर जाना चाहता है, इसलिए वह सहायता की उम्मीद में ट्रेन में एक बटन दबाता है। हालांकि उसे केवल पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश ही मिलता है। हाय रहस्य, यहाँ पुनर्कथन किया गया है। आज की फिल्म में कहा गया है, आप सभी एफ हैं। यह महसूस करते हुए कि जीवित रहने के लिए उन्हें खेल खेलना होगा, समूह सुराग खोजने के लिए विभाजित हो जाता है। नाथन को एक छिपा हुआ बैग मिलता है, जिसमें एक तौलिया और एक धातु का हैंडल होता है, जबकि ब्रायना को एक बंद जाल वाला दरवाजा मिलता है। इसके तुरंत बाद उन्हें पता चलता है कि कंडक्टर की स्लॉट मशीन से बचने के लिए उन्हें वर्णमाला टोकन एकत्र करना होगा। उन्हें एक संकेत भी दिखाई देता है, जिस पर लिखा है कि सभी झूठे विज्ञापन हटा दिए जाने चाहिए। इसका अर्थ जानने की कोशिश में उन्हें ऐसे कई विज्ञापन मिले जिनमें कुछ अक्षर गायब थे। इस बिंदु पर जो को पता चलता है कि वर्णमाला में 26 अक्षरों के समान 26 हैंडल हैं। इसके बाद वे गायब प्रत्येक अक्षर के लिए संबंधित हैंडल निकालते हैं, जो वास्तव में काम करता है। फिर वे हैंडल से कई सिक्के निकालना शुरू करते हैं। जैसे ही विद्युतीकरण तेज होता है, थियो इसका पहला शिकार बन जाता है, क्योंकि वह वर्णमाला नहीं जानता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उनके बाकी सुराग मिलने के बाद जो उनके द्वारा एकत्र किए गए पत्रों को देखती है और उनका उच्चारण करती है। शब्दों का पुनः स्वागत है।
फिर वह समूह को अंतिम कुछ टोकन प्राप्त करने और उन्हें स्लॉट में डालने में मदद करती है। अंततः जाल का दरवाजा खोलती है। सौभाग्य से वे सभी तुरंत नीचे कूद गए क्योंकि ट्रेन का डिब्बा बिजली के करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद वे खुद को एक लिफ्ट में पाते हैं जो उन्हें आगे भूमिगत ले जाती है। रेचेल अगले कमरे का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन अन्य लोग उन्हें शांति से काम करने का सुझाव देते हैं। फिर वे अपना परिचय देते हैं और अपने पिछले इतिहास को भी साझा करते हैं। नाथन ने खुलासा किया कि उसके एस्केप रूम समूह में उसके जैसे सभी पुजारी शामिल थे। ब्रायना सभी प्रभावशाली थे, उन्होंने कुछ भी पता कैसे लगाया, और रेचेल के समूह में ऐसे लोग शामिल थे जो शारीरिक दर्द महसूस नहीं कर सकते। क्या? एक संक्षिप्त बातचीत के बाद समूह एक कमरे की ओर बढ़ता है जो एक बैंक है। इधर उधर भटकते समय ब्रायना का पैर गलती से एक टाइल पर पड़ जाता है, जिससे लेजर सिस्टम चालू हो जाता है और वह उसी जगह फंस जाती है। सौभाग्य से वहां राचेल और नाथन हैं जो उसे टाइल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। फिर उन्हें कमरे की दूसरी ओर एक बंद होती हुई तिजोरी दिखाई देती है जो उनके बाहर निकलने का रास्ता प्रतीत होती है। हालांकि उन्हें वहां पहुंचने के लिए टाइल्स के माध्यम से सही पैटर्न प्राप्त करने की आवश्यकता है। केवल 10 मिनट का समय शेष रहने पर समूह सुराग ढूंढना शुरू कर देता है। उन्हें जल्द ही लॉलीपॉप के अंदर एक चाबी मिल जाती है जिसे वे सुरक्षा जमा बक्से में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ब्रायना लॉलीपॉप को चाटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कान के आकार का माइक्रोफोन या दर्शक नहीं है, इसलिए यह अप्रभावी है। जैसे ही वे बुरी तरह विफल हो जाते हैं, जो को एक सुरक्षा बॉक्स मिलता है जिस पर संख्याओं के बजाय सोनिया का लेबल लगा होता है। इसे खोलने पर उसे कुछ खाली बिल मिले जिनमें 4 अंकों का कोड छिपा हुआ था। नाथन इस कोड को एटीएम में दर्ज करता है, जिससे 4 दीवार घड़ियां अलग अलग समय प्रदर्शित करती हैं। फिर वह टाइल्स के साथ घड़ी के समय का मिलान करता है और लॉलीपॉप का निशान छोड़ते हुए मार्ग का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ता है। समूह का अनुसरण करने के लिए एक बिंदु पर वह खो जाता है और गलत टाइल पर पैर रख देता है, जिससे लेजर चालू हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। ब्रायना और राचेल ने लेजर को निष्क्रिय करते हुए जल्दी से उसे टाइल से उठा लिया। केवल 1 मिनट शेष रहने पर जो को टाइल्स के शेष पैटर्न के साथ एक चार्ट मिलता है और बेन नाथन को ले जाने के साथ समूह को बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करता है। अंतिम कुछ सेकंड में जो दौड़ती है और मुश्किल से तिजोरी में प्रवेश कर पाती है। की ओर भागते हैं और समुद्र तट जैसे कमरे में पहुंच जाते हैं। बिना समय बर्बाद किए वे सुराग ढूंढना शुरू करते हैं और अंततः एक मेटल डिटेक्टर की खोज करते हैं। इसका उपयोग करके वे एक प्रतिक्रियाशील स्थान का पता लगाते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। वे जल्द ही एक लंगर निकालते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बाहर निकाल पाते, समुद्र तट रेत से ढका हुआ दिखाई देता है जो रेचेल को अंदर खींचना शुरू कर देता है। हेनरी ने यह सब बकवास कैसे बर्दाश्त की? यह देखकर नाथन ने उसे बचाने का फैसला किया, इसलिए उसने अपने चारों ओर एक रस्सी बांधी और उसे उठाने के लिए रेत में गोता लगाया। समूह रेचेल को बाहर खींचने में सफल हो जाता है, लेकिन नाथन को बचाने से पहले ही रस्सी टूट जाती है, जिसे बाद में रेत निकल जाती है। दुखद नुकसान के बावजूद शोक मनाने का कोई समय नहीं है, इसलिए वे लंगर पकड़ लेते हैं और इसे समुद्र तट की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए चाबी के रूप में उपयोग करते हैं। अंदर उन्हें एक बंद रेफ्रिजरेटर मिलता है जिसे वे इंडियाना जोन्स के लिए बाहर निकलने का रास्ता मानते हैं। शायद इसकी चाबी खोजते समय जो एक स्विच चालू करती है, दिन के समय को रात में बदल देती है और बाहर प्रकाश स्तंभ को सक्रिय कर देती है। फिर वह आगे के सुराग ढूंढने के लिए इसके शीर्ष पर जाती है, जबकि बेन को एक पुतले के अंदर रेफ्रिजरेटर की चाबी मिल जाती है। वह तुरंत इसे महिलाओं को सौंप देता है, जो फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलती हैं। इस बीच जो कमरे की सजावट में से एक को खोलकर बाहर निकलने का एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढती है। उनका मानना है कि इससे वे पूरे खेल से बच जाएंगे। जैसे ही समुद्र तट डूबने लगता है, समूह इस बहस में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। अंत में रेचेल और बेन प्रकाश स्तंभ की ओर जाते हैं, जबकि ब्रायना मुख्य निकास लेती है। रेचेल शीर्ष पर चढ़ जाती है, लेकिन सीढ़ी बंद होने के कारण बेन वहां नहीं पहुंच पाता, जिससे वह रेत में गिर जाता है। जो सदमे में रह जाती है, लेकिन रेचेल उसे बहुत देर होने से पहले आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। वे सिर्फ पुरुष हैं, वे मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों इसे एक मैनहोल तक ले जाते हैं। जो अपने दोस्त की मौत से सदमे में है, खुद को दोषी ठहराने लगती है। रेचेल उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और कहती है कि यह मिनोस की गलती है, उसकी नहीं। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि अगर वे हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं तो उन्हें मिनोस को रोकने की जरूरत है। ये जो को आगे बढ़ने के लिए मना लेता है और दोनों मैनहोल के माध्यम से नेविगेट करते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें एक सीढ़ी मिल जाती है जिससे वे शहर की सड़कों पर निकल सकते हैं। हालांकि पहले तो वे बहुत खुश थे, लेकिन जब उनका सामना सुराग की तलाश में घबराई हुई ब्रायना से होता है तो उनकी खुशी कम हो जाती है। इससे उन्हें एहसास होता है कि वे अभी भी खेल में हैं। चूंकि ब्रायना कुछ समय के लिए वहां रही है, उसने उन्हें सूचित किया कि जब भी टाइमर 0 पर पहुंचता है तो एसिड की बारिश होती है और उन्हें रोलिंग शटर की चाबी की आवश्यकता होती है। वे किसी तरह चाबी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां कई अन्य ताले लगे हुए हैं। टाइमर खत्म हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उनकी सुरक्षा के लिए एक सनशेड निकल आता है। तभी उन्हें एक फोन बूथ की घंटी बजती सुनाई देती है, लेकिन दूसरे ताले के कारण वे अंदर नहीं जा पाते। उसी समय वे स्टोर में एक टीवी पर चल रहे समाचार प्रसारण को सुनते हैं।
जिससे उन्हें संकेत मिलता है कि ताले को पिघलाने के लिए उन्हें एसिड पानी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तीनों तदनुसार कार्य करते हैं और फोन बूथ को अनलॉक करने में सफल होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। प्रगति के लिए पर्याप्त सुराग नहीं होने पर जो अगले पहेली टुकड़े की तलाश में बूथ से बाहर निकलती है, लेकिन टाइमर खत्म हो जाता है। शुक्र है रेचल ने उस पर एक छाता फेंका, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि उस पर एसिड का असर नहीं होता। जब वे दोनों तेज बारिश के बीच फोन बूथ में छिप गए, जो ने एक विज्ञापन देखा जिसमें 3 घंटियों का उल्लेख था, इसलिए वह उन्हें फोन का जवाब देने का निर्देश देती है। तीसरी रिंग पर वे उसकी सलाह का पालन करते हैं और टैक्सी का दरवाजा खुल जाता है, जिससे जो को एसिड से आश्रय मिलता है। जैसे ही बारिश रुकी, ब्रायना और रेचेल भी कैब की ओर भागे, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो गया। उनकी बदकिस्मती से फोन बूथ भी बंद हो जाता है, जिससे वे बिना किसी आश्रय के रह जाते हैं। वे अंदर जाने का रास्ता खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, रेचेल अपनी किस्मत को स्वीकार करती है और ब्रायना को भी सांत्वना देती है। वे एक दूसरे को पकड़ते हैं क्योंकि अम्लीय वर्षा उन्हें पिघला देती है। ब्रायना सोचती है कि अगर वह अभी लाइव होती तो वह वायरल हो रही होती। दूसरी ओर जो को क्लेयर के ग्लास रूम के ठीक बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही क्लेयर भागने में मदद की गुहार लगाती है, जो भागने के कमरे के ब्लूप्रिंट को देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह वही है जिसने उन्हें डिजाइन किया है। क्रोधित होकर वह उस पर चिल्लाती है और उस पर हत्यारा होने का आरोप लगाती है। हालांकि क्लेयर का तर्क है कि उसका विश्वास हासिल करने के लिए उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। वह बेन के अभी भी जीवित होने की फुटेज दिखाती है, साथ ही यह भी बताती है कि उसने बचाव के लिए क्विकसैंड के नीचे एक गुप्त एक्सट्रैक्टर टैंक बनाया है। उसका गधा, लेकिन दुर्भाग्य से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक अंतिम कमरे सोना में फेंक देते हैं। यह देखने पर जो क्लेयर से कुछ करने के लिए कहती है, जिस पर क्लेयर दावा करती है कि उससे पहले उसे कमरे से बाहर निकालना होगा। इसके लिए उन्हें एक और पहेली सुलझानी होगी। क्लेयर ने उसे यह भी बताया कि कमरे की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उनके पास केवल 2 मौके बचे हैं। यह सब जानने पर जो पहेली को समझने में उसकी मदद करती है और अंततः दरवाजा खोल देती है, लेकिन इससे पहले कि वे भाग सकें, हेनरी दिखाता है और उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। स्थिति तनावपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि लड़कियों को मार दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय क्लेयर के साथी ने हेनरी के कंधे पर गोली मार दी, जिससे वह उसे कांच के कमरे के अंदर बंद कर सकी। मुझे वह पहेली बताओ कुतिया, क्लेयर कहती है। फिर लड़कियां सोना रूम में घुसने और बेन को जलने से बचाने के लिए नियंत्रण कक्ष की ओर जाती हैं। ऐसा करने के बाद क्लेयर ने जो को उसके पिता की कार सौंप दी, जिससे पता चला कि मिनोस के मुख्यालय के लिए उसके निर्देशांक सही थे। जो के सुरक्षित दूरी पर पहुंचने पर वह पुलिस को बुलाने के अपने फैसले को भी साझा करती है। जब जो मुख्यालय पहुंचता है, तब तक पुलिस और पैरामेडिक्स पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। वह बेन की तलाश करती है और पाती है कि उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वह उससे कहती है कि खेल आखिरकार खत्म हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक निसंदेह यह सब भागने का एक और कमरा ना हो। इस बीच क्लेयर अपने पिता से बात करने के लिए वापस जाती है। उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्लेयर ही वह व्यक्ति थी जिसने अपने पिता को प्रभावित करने के लिए सोना रूम बनाया और अपनी मां की हत्या कर दी। हालांकि वह इस बात पर निराशा व्यक्त करती है कि उसने इसका सारा श्रेय कैसे ले लिया। अंत में वह गलत कोड दर्ज करती है और कांच के कमरे से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देती है।